अब आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं एसए 240। एसए 240 बात करता है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी कोई ऑडिटर को फ्रॉड पता लगता है या फिर सस्पेक्ट करता है वो कि भाई कोई फ्रॉड है, तो उसके प्रति ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ये एसए 240 अपने को बताता है। एसए 240 तुम में से बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता, उनको लगता है कि भाई क्या ही पढ़ाया जा रहा है, इतना बड़ा एसए समझ आ नहीं रहा, याद हो नहीं रहा। तो आज इस एसए को तुम्हारे लिए सॉर्ट कर देंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी मुश्किल टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको किस तरह से अप्रोच करना है और फिर उसी अप्रोच को अप्लाई करके हम एसए 240 को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितना ईजी हो जाता है जब अपन चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखो, मैंने अपनी हर एसए के पहले, हर चैप्टर के पहले एक मास्टर इंडेक्स दिया है। मास्टर इंडेक्स से तुमको आइडिया लगता है कि भाई इस चैप्टर में, इस एसए में कितने टॉपिक्स हैं। तो एसए 240 में अपने पास टोटल मिला के 20 टॉपिक हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ जगह कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। बात समझ में आई? तो टोटल मिला के एसए 240 इतना ही है, 20 टॉपिक्स हैं। अब जब तुम्हें पता है कि भाई टोटल ही 20 टॉपिक है, अब तुम इसमें से सेग्रीगेट करने बैठोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये 15-16 टॉपिक तो अपने को आते ही हैं। 12 टॉपिक्स तो इतने पक्के आते हैं, 3-4 में थोड़ा थोड़ा इशू है बट मोस्टली आते हैं। और ये 5-6 टॉपिक्स या फिर 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो तुम सेग्रीगेट कर पाओगे। अब जब तुमने सेग्रीगेट कर लिया ना, तो तुम्हारा मिक्स नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, तुमको पता ही नहीं होता कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तुम सबको मिक्स कर देते हो, खिचड़ी बन जाती है। फिर तुम कहते हो यार ये पूरा ऐसे ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ उठा लो, चाहे एएफएम का फॉरेक्स डेरिवेटिव उठा लो, चाहे इनकम टैक्स का कोई चैप्टर उठा लो, चाहे ऑडिट का कोई भी चैप्टर उठा लो, कुछ भी उठा लो भाई, अगर तुम इंडेक्स बना के तमीज से सेग्रीगेट कर लोगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो अपन ने किस तरह से सेग्रीगेट किया। पहले के ये जो 8 टॉपिक्स हैं, ये तो हैं बेसिक, ये बता रहा है कि भाई फ्रॉड क्या होता है, ऑडिटर फ्रॉड कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिक बातें। फिर इसने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। 2 तरह के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इनने दोनों के ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। और तुम लोगों को ना सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसी में समस्या आती है, तो आज इसी को सबसे पहले उठाएंगे अपन। ठीक है, जो भी टॉपिक नहीं आता उसी को उठाते हैं, उसी को धुन देते हैं पहले, फिर तुम्हें बाकी का ऐसे तो ईजी है ना। पहला बेसिक वो बता रहे कि फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कैसे कहते हैं। फिर उसने कुछ एग्जाम्पल दिए कि भाई फ्रॉड कैसे पकड़ता है, ऑडिटर क्या ढूंढता है। फिर बेसिक सी चीज़ है कि वो रिस्क असेस करता है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करता है। अब जब उसने इवैल्यूएट कर लिया, रिस्क असेस करेगा, रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करेगा, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा। ऑडिट प्रोसीजर करेगा तो क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। ठीक है, अब वो एविडेंस को देखेगा, उसको पता चला कि भाई फ्रॉड है, अब वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। बस ये 5 स्टेप हैं। पहले बेसिक बता रहा है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, रिस्क असेस करके रिस्पॉन्स ड्राफ्ट कर रहा है, ऑडिट एविडेंस जो मिला उसका इवैल्यूएशन कर रहा है और आखिरी में विड्रॉ कर लेगा। सही। बेसिक्स थोड़े से मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फ्रॉड के बारे में बात करता है। ये बोलता है फ्रॉड होता है क्या। पहले तो फ्रॉड होता है किसी को भी धोखाधड़ी देना, धोखा करना किसी के साथ फॉर एन इलीगल और अनजस्ट एडवांटेज। सही है। फ्रॉड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन इलीगल और अनजस्ट एडवांटेज। किसी के साथ धोखा करना ताकि आपको कोई नाजायज फायदा मिल सके। आपके हक का नहीं था लेकिन आपको वो चाहिए था, आपके मन में लालच था, तो इसीलिए आपने वो कांड किया और इसको हम बोलते हैं कि भाई फ्रॉड हो गया। सही है। फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और फ्रॉड कितने तरह का होता है, 2 तरह का, फ्रॉड और एरर। ये चीज़ें पढ़ी है ना हमने बेसिक में, बेसिक्स की वीडियो भी डली हुई है अगर आपको नहीं आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट 2 तरह से हो सकती है, एक फ्रॉड से और एक एरर से, है ना। फ्रॉड का मतलब होता है जब आप इंटेंशनली कोई गलत काम करते हो, एरर का मतलब गलती से मिस्टेक हो गई। सही है। फ्रॉड का मतलब होता है जब आप इंटेंशनली कोई काम करते हो गलत, और एरर का मतलब गलती से मिस्टेक हो जाना। इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है, नियत का। एक जगह आपकी नियत ही थी
गलत काम करने की, एक जगह तो आपसे बस मिस्टेक हो गई। हम बात कर रहे हैं फ्रॉड के बारे में, जहां आपकी नियत ही थी गलत काम करने की। वो भी दो तरह का होता है, एक तो बड़ा कांड और एक छोटा कांड, है ना। आप एक ऑडिटर हो, क्या चेक करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की। अब हो सकता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कमी हो, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ी हो, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड करा हुआ है। अब एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी पे जाता है, दूसरी का तीसरी पे जाता है। अगर आपने सेल्स करी तो उसका इफेक्ट परचेज पे भी आना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ की सेल्स करी तो यानी कि परचेज भी आई होगी, परचेज इन्फ्लेट करोगे, ठीक है। परचेज करिए तो फिर क्रेडिटर्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, क्रेडिटर्स इन्फ्लेट होंगे, कैश का बैलेंस भी इन्फ्लेट करना पड़ेगा आपको। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, सब जगह इफेक्ट डालना पड़ता है। तो अगर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किया है मैनेजमेंट ने, तो उसको हम बोलेंगे बड़ा कांड, यानी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सुनते जाना बस, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। या फिर अब अंबानी जी हैं, अंबानी जी की कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है किसी एसेट की, वो छोटा मोटा कांड है, ऑडिटर उसको पकड़ लेगा तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा कि भाई उसने कोई चीज़ चुरा ली। अब फर्क इतना है कि वो बुक्स में तो दिख रही है लेकिन स्टोर में नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भट्टा गोल कर देना। कौन कर पाएगा? ये मैनेजमेंट कर पाएगी, एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉय के पास इतने संसाधन, इतने नेटवर्क्स, इतने ऑथराइजेशंस होती ही नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट यानी कि किसी एसेट को चोरी करना, ये कौन करता है? एम्प्लॉयज करते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज ही करते हैं, कुछ कुछ जगह मैनेजमेंट भी चिंदी होती है, वो ये सब काम करती है। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कोई भी कर सकता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम लेते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है। मिस अप्रोप्रिएशन का नाम आते ही आपके मन में आना चाहिए एम्प्लॉय का फ्रॉड है। सही है, बेसिक समझ में आ गया। अब ये हमको क्या बताएगा? बेसिक सी बातें समझाता है कि भाई बेसिक्स में मैं जो कहता है ना कि पहला बेसिक्स का है फिर एग्जाम्पल का, तो बेसिक्स में ये बताएगा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, और इसमें मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स भी होता है। सिमिलरली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है क्या और कैसे किया जाता है, इस पर हम आएंगे बाद। पहले हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम्पल्स। 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से आदमी फ्रॉड करने की सोचता है। या तो उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, तूने सुना है कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके कि परसों घर में आटा कैसे आएगा। अब उस आदमी की इतनी फटी पड़ी है कि भाई परसों घर में आटा कैसे आएगा, तो वो सोचता है कि कुछ सामान चुरा ले, उसको बेच दे तो आटा आ जाएगा। उसके ऊपर प्रेशर है अपने घर वालों को सामान दिलाने का, अपने घर पे आटा लाने का। उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। मैनेजमेंट के ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, अभी हम देखेंगे किस किस तरह के। तो आदमी के ऊपर या तो कोई प्रेशर होता है तब वो जाके गलत काम करता है, ठीक है, या फिर उसको मौका दिख रहा होता है, या तो उसकी मजबूरी होती है या उसको मौका दिख रहा होता है कि भाई यहाँ पे तो चोरी करी जा सकती है, कोई देख नहीं रहा, सड़क पे 2000 का नोट पड़ा है उठा ले, कोई देख ही नहीं रहा, पुलिस में जमा कराने की जरूरत क्या है। या तो मौका दिख रहा है या उसकी कोई मजबूरी है, या फिर उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैनेजमेंट के पास इतना पैसा है, अंबानी जी के पास इतना पैसा है, अगर मैंने समंदर में से बाल्टी भर पानी निकाल भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है समंदर को, है ना, उनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मेरी चांदी हो जाएगी। तो उसका एटीट्यूड ही ऐसा है तो वो फ्रॉड करेगा। प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, ठीक है। देखो इसको हम वैसे भी बोल देते हैं कि फ्रॉड 2 तरह से होता है, एक एफएफआर, एक मोआ। एफएफआर, मोआ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। और किन 3 कारणों की वजह से होते हैं दोनों फ्रॉड? पोआ, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। एफएफआर, मोआ क्यों होते हैं? पोआ, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। बात समझ में आई? इन्हीं 3 कारणों की वजह से फ्रॉड होते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं प्रेशर के, अपॉर्चुनिटी के और एटीट्यूड के। देखो मैनेजमेंट के ऊपर कब प्रेशर आता है, मैनेजमेंट कब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सहारा लेगी, मैनेजमेंट के ऊपर कब प्रेशर आता है? जब ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही डूब जाएगी, उसके इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उससे कि भाई प्रॉफिट दिखा, कि भाई वैल्यूएशन बढ़ा, अपने को एग्जिट चाहिए,
या फिर मैनेजमेंट की खुद की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब होती है और वो एंटिटी की सिचुएशन के साथ लिंक्ड होती है ना। एक बार ही पढ़ने, सबसे बड़ा फ्रॉड का एग्जांपल कौन सा है? जब मैं फ्रॉड करने गया था मैं फ्रॉड नहीं करने गया था, जब मैं ऑडिट करने गया था ना, तो मैंने 2 तरह के फ्रॉड्स देखे। एक तो बायजू वाला फ्रॉड, बायजूस की मैनेजमेंट ने इतना बड़ा स्टार्टअप होने के बावजूद इतना बड़ा फ्रॉड किया। दूसरा एक मैंने फ्रॉड देखा था छोटी जगह पे, जहाँ पे एक आदमी एसेट वैसेट चुरा रहा था, हीरे की कंपनी में काम करता था, हीरे के शोरूम में काम करता था और हीरे चुरा के उसने बेच दिए थे। इन दोनों ही फ्रॉड की आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बायजू वाले फ्रॉड की पहले कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। बायजू वाला फ्रॉड पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में था। उसमें हुआ ये था कि भाई बायजू ने ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही रिलीज़ नहीं करी थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इनके पास, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी इनको। तो बायजूस को ना ऐसे बोला जाता था कि द गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप, रविंद्रन बायजू को, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ा ली थी अपने स्टार्टअप की, फंडिंग लेके, एडवर्टीजमेंट करके। और कोविड में तो ये इतना ज़्यादा बढ़ा था, इनके पास लोग कम पढ़ रहे थे। ये सबको मैसेज करते कि भाई तुम 12th पास हो, 10th पास हो, तुम आ जाओ, कोई डिग्री हो तुम आ जाओ, तुमको 50,000 रुपये महीना देंगे। आते थे ना ऐसे मेल्स और मैसेजेस, कोविड में आते थे बहुत ही ज़्यादा। कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती क्योंकि सारा मार्केट बंद हो गया था और फिर सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है, सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे। अब इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स चुने, मेसी, शाहरुख खान, तो ऐसे ऐसे लोग जो ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको देख के बहुत ही ज़्यादा लोग आए, बहुत क्राउड आया और इनकी बहुत रैपिड ग्रोथ हुई थी। लेकिन फिर इनको बहुत तरह की समस्याएं भी। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज़ ही नहीं करे 2 साल तक। फिर डेलॉयट ने जाके इनको वार्निंग दी, सरकार ने वार्निंग दी। आखिरी में इनके ऑडिटर थे जो डेलॉयट, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये सीन था। तो भाई पूछा जा रहा था रविंद्रन बायजू से कि भाई तूने ये सब क्यों किया, तेरा तो इतना बढ़िया चल रहा था, इतनी सारी फंडिंग थी, इतने बच्चे तुझसे पढ़ रहे थे और तू फ्रॉड क्यों करने लग गया? भाई तेरा काम एजुकेशन का है, लोगों को पढ़ाने का है, बच्चों को सिखाने का है, तू फ्रॉड कर रहा है यार। कह रहा चिराग भाई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई फ्रॉड करने थोड़ी आया था, मैं तो स्टार्टअप बड़ा करने आया था। लेकिन दिक्कतें इतनी सारी आ गई, मजबूरी हो गई मेरी फ्रॉड करना, प्रेशर इतना था मेरे ऊपर। मैंने कहा भाई किस चीज़ का प्रेशर था? कह रहा देखो मैंने जब बायजूस खोली थी कोविड के टाइम पे शुरू में, तो कोई और नहीं था, मैं ही था। तो जैसे ही कोविड आया मैंने सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है, सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे। फिर ये सब देख के धीरे धीरे और भी स्टार्टअप्स आने लगे। अब PW आ गया, अनअकैडमी आ गया, अड्डा 24/7 आ गया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था। बायजू में शुरू में ये करते थे कि भाई टैबलेट भी बेचते थे साथ में कोर्स के, कि कोर्स अलग से टैबलेट अलग से, कि इसी टैबलेट में आपका कोर्स चल जाएगा। अब ये लोग फ़ोन पे चला के दे रहे थे, तो मेरा टैबलेट कोई खरीद नहीं रहा था, मेरा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया। फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन में बंद हो गया, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर थे वो दोबारा खुल गए, मेरे कस्टमर की डिमांड में डिक्लाइन आ गया। इतना मैंने कर्जा ले रखा था, मेरी तो बैंकरप्सी की हालत हो गई थी। उसके बाद हर महीने इतना पैसा जा रहा था मेरा, मैंने शाहरुख को लिया था, मैंने मेसी को लिया था, तो मेरे तो हर महीने के नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे थे। फिर ग्रोथ एकदम से इतनी हुई थी, मैंने इतने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया था, मुझसे संभल नहीं रहे थे, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत, इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई थी। और फिर आखिरी में सरकार ने नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी निकाल दी कि आपको इस तरह से रिपोर्ट करना है, ये रिपोर्ट करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं बहुत परेशान हो गया था कि मेरा बिजनेस बंद ही हो जाएगा, मेरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ही खतरा है। तो इसीलिए मैंने अपने फाइनेंशियल्स को चेंज कर दिया, मैंने उसमें ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा के दिखा दिए। मरता क्या ना करते, है ना। क्या था, हाई कंपटीशन था, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया था, कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन आ रहा था, बैंकरप्सी की हालत हो गई थी, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे थे, रैपिड ग्रोथ हो रही थी और नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई थी। देखो सेम चीज़ें, किस तरह के प्रेशर होते हैं मैनेजमेंट पे, यही सारे होते हैं कि जब हाई कंपटीशन होता है, मार्केट में रैपिड चेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा होता है, बिजनेस फेलियर इंक्रीज हो रहे होते हैं, कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन आ रहा होता है, ठीक है, बैंकरप्सी का खतरा होता है, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे होते हैं, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी होती है, रैपिड ग्रोथ हो जाती है एकदम से, या फिर कोई नई अकाउंटिंग या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है। बात समझ में आती, याद कर लोगे। इस तरह के प्रेशर से बायजूस गुजर रहा था। उसने सोचा कि भाई मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखा देता हूँ, तो उसने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भट्टा गोल कर दिया। सुन लो मेरी बात, फोटो दिखा दी है, कहानी सुना दी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें याद हो गया। आंखें बंद करो साहब,
और याद करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तुमने फोटोज देख लिए, विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या क्या फोटो लगा रखी थी और क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले वो PW अकेडमी अड्डा 24/7 यानी कि हाई कंपटीशन, फिर टैबलेट यानी कि प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया था, इनका कोई नहीं खरीद रहा था। फिर वो एलन के बच्चों वाली फोटो यानी कि डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, फिर बैंकरप्सी, फिर शाहरुख मैसी यानी कि रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो, फिर क्या था शाहरुख मैसी के बाद क्या था, क्या था हाँ, वो ग्रोथ का चार्ट बना रखा था तो रैपिड ग्रोथ हो गई थी इनकी। और फिर आखिर में नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई थी। सही है, ये सभी एक प्रेशर होते हैं, ये सभी प्रेशर क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट पे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा। इसकी वजह से मैनेजमेंट फ्रॉड भी कर देती है। ठीक है, आंख बंद करके जिस तरह से मैंने याद किया है इस तरह से ही तुम्हें याद करना है। 2-3 बारी तुम ये कर लोगे, तुम्हारे जहन में बैठ जाएंगी ये फोटो कहानियाँ, फिर तुम पढ़ाते फिरोगे। बात समझ में आई? फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज। मैंने उससे बोला कि भाई यार देख एक बात बता, इतना बड़ा तेरा स्टार्टअप था, इतना तेरा नाम था, ग्लोबली तेरे को लोग जानते हैं, तो अगर तेरी कंपनी में थोड़ा खतरा आ भी रहा था तो तू लोगों से बात करता, उनको मनाता, वो तेरी कंपनी में और इन्वेस्ट करते। तूने फ्रॉड क्यों कर दिया? कह रहा चिराग भाई आप समझ नहीं रहो बात को। कह रहा लोगों को कहाँ से मनाता, जिन लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर रखा है उनकी ही बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही थी। कह रहा वो इन्वेस्टर जितने थे उनको एग्जिट चाहिए था, वो चाह रहे थे कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लाऊं, ज़्यादा ग्रोथ लाऊं और एग्जिट मिले उनको अपना पैसा वापस चाहिए था, और हमको पैसा चाहिए था, हमारे पास पैसा नहीं था। तो इन्वेस्टर जो था उनको एग्जिट चाहिए था, हमको पैसा चाहिए था। मैंने फिर एक रास्ता निकाला, मैं कहा क्या करें भाई, और कोई इन्वेस्टर तो मानेगा नहीं। मैंने कहा लिस्टिंग कर देते हैं। भाईजू बोल रहा मेरे से, कह रहा भाई लिस्टिंग कर देते हैं, लेकिन लिस्टिंग से भी हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी रह गई थी, 2-4 चीज़ें और अगर हमारी ज़्यादा होती ना, हम लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट को मीट कर जाते। इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए था, हमको पैसा चाहिए था, तो मैंने कहा लिस्टिंग करा दो कि पब्लिक से पैसा लो, पब्लिक का काटो, इन्वेस्टर्स को दे दो, अपने पास भी आ जाएगा। लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट से भी थोड़ा चूक रहे थे हम, तो मैंने कहा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ, फ्रॉड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करा और लिस्टिंग के लिए अप्लाई करा। फिर हमने नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज, नहीं करता लिस्टिंग के लिए अप्लाई, और ये बात मार्केट में बाहर आती तो मेरी जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस थी उस पर इफेक्ट पड़ता, तो मेरे पास कोई दूसरा चारा बचता दिख ही नहीं रहा था मेरे को। क्या करें, मरता क्या ना करता, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे भी मैनेजमेंट को बहुत प्रेशर फील होता है। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट को नया डेट चाहिए, नई इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, क्योंकि उनको अपना कोई रिसर्च या डेवलपमेंट का काम कराना है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका, ठीक है, या फिर उनको लिस्टिंग करनी थी और उसकी एबिलिटी मार्जिनली रह रही थी, मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब थोड़ा सा रह रहे थे, तो मैनेजमेंट ने उसके चक्कर में अपने फाइनेंशियल्स को ट्वीक कर दिया। या फिर अगर ये बात बाहर आए तो फिर जो उनकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आई? जो भी उनके बिजनेस कॉम्बिनेशन, उनकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स थी उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता। फिर मैंने कहा अच्छा और क्या, कह रहा और चिराग भाई क्या बताऊँ, मेरी तो खुद की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ख़राब चल रही थी, जितना पैसा था ना मेरे पास मैंने सारा बायजूस में लगा दिया था, आपको पता है, तो मेरे पास कोई सेविंग्स तो बची नहीं थी। फिर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक शर्त रखी थी कि भाई तेरे को सैलरी तभी मिलेगी जब बायजूस की ग्रोथ होगी, तो मेरी सैलरी भी कंटिंजेंट थी ग्रोथ पे, रेवेन्यू पे, ठीक है। और मेरे को बीच में डेट चाहिए था तो मैंने बैंक से डेट लिया और अपनी पर्सनल गारंटी दी। अब पर्सनल गारंटी दे तो दी, अब डेट नहीं चुकाऊंगा तो मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो घर है, घर बेचना पड़ जाता, तो घर बेचना पड़ेगा, गारंटी दी थी। ये सब प्रेशर्स भी थे कि भाई सारा पैसा लगा हुआ है, मेरा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा कॉम्पनसेशन भी ग्रोथ पे या किसी मैट्रिक्स पे कंटिंजेंट है, और मैंने पर्सनल गारंटी दे रखी है। फिर मेरे आसपास वाले लोग, मेरी TCWG, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि भाई चेंज कर दे फाइनेंशियल्स को, कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों की वजह से भी मुझे फाइनेंशियल्स को चेंज करना पड़ गया। बात समझ में आई? सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन बीइंग कॉन्टिंजेंट, पर्सनल गारंटी ऑफ डेट्स एंड एक्सेसिव प्रेशर बाय TCWG, ये सारे तरह तरह के प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से एक मैनेजमेंट
फ्रॉड करती है। अब बायजूस तो बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन से गुजर रहा था, इसीलिए उसने फ्रॉड किया। लेकिन कुछ कुछ जगह मैनेजमेंट पे प्रेशर नहीं होता, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई मौका है, फ्रॉड कर ले, निकल जा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज किस वजह से आ सकती है? या तो आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्री ही ऐसा है, या फिर आपके एंटिटी के ऑपरेशन ही इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि आप फ्रॉड करोगे और किसी को ज़्यादा पता नहीं चले। फॉर एग्जाम्पल कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है आपके यहाँ, तो मैनेजमेंट सोच रही है कि ऑडिटर कैसे ही पकड़ेगा, उसको घुमा देंगे हम बोलेंगे कि भाई ये इतने की ही जाती है, उसने 50 बिल्स दिखाया आपको 10-10 हज़ार रुपये के, ठीक है, कह रहा साहब इतने की जाती है, आप क्या करोगे? आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। अब वो आइटम थी 8,000 की, 2,000 वो हर बार अपनी जेब में ले जाता था। तो जहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती है वहाँ पर फ्रॉड पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये उसको मौका दिखा, उसने कर लिया। या फिर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है कि वो टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है, अपने सप्लायर्स को बोल रहे हैं कि भाई मैं तुमको बाद में पेमेंट दूंगा, तुम्हारी बिल तुमको बाद में दूंगा, ताकि वो डिले से दिखा सके रेवेन्यू को, या फिर डिले से अपने एक्सपेंसेस को दिखा सके, कट ऑफ असर्शंस का उल्लंघन कर सके, ठीक है। या फिर कोई नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स करे उनके साथ, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है तुम्हारा। या फिर मैनेजमेंट इस तरह के बिजनेस में ऑपरेट करती है जहाँ पर सब्जेक्टिव जजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब रेवेन्यू 50% रिकॉग्नाइज तब करना है जब 50% बिल्डिंग बन गई हो। अब वो बिल्डिंग 50% कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, ये ऑडिटर तो नहीं बता पाया। मैनेजमेंट के पास 50 तरह के एनालिस्ट हैं, 50 तरह के वैल्यूअर हैं। मैनेजमेंट ने उनको बोला कि भाई ऑडिटर को बताना 50% हो गई, उनने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, क्योंकि उनकी सैलरी तो मैनेजमेंट ने देनी। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में, तो ऑडिटर पकड़ नहीं पाएगा। मैनेजमेंट को दिखता है मौका है, फ्रॉड कर दो, मैनेजमेंट करती। इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करते हो आप जहां पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को अपनी सेल्स इन्फ्लेट करनी थी, तो मैनेजमेंट ने एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करा, बेची एक चीज और उसमें रीपरचेज का अग्रीमेंट डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में, भाई मैं तुझसे रीपरचेज कर लूंगी। अब वो है एक्चुअल में फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दिखा रहे हैं सेल्स, और अब सेल्स इन्फ्लेट कर दी। अब ऑडिटर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है कि नहीं भाई ये सेल्स नहीं है, ये फाइनेंसिंग अग्रीमेंट है। मैनेजमेंट कहेगी नहीं नहीं ये सेल्स है, वो तो एक ऑप्शन है, परचेज करें या ना करें हमारी मर्जी है, हम तो नहीं करेंगे। तो ऑडिटर कुछ बोल नहीं पाएगा ज़्यादा, है ना। या फिर मैनेजमेंट ने जबरदस्ती के बिजनेस इंटरमीडिएरीज लगा रखे हैं कि भैया मेरे कॉन्ट्रैक्ट तो ये दिलाता है। ऑर्डर कह रहा है भाई तू खुद ले ले अपने कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भर के, कह रहा नहीं मैं तो इससे ही लूंगा, ये दिलाता है मेरे को। मैनेजमेंट कर क्या रही है कि मैनेजमेंट उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, वो आधी पेमेंट घूस खिलाता है, सरकारी नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है और आधी पेमेंट वापस मैनेजमेंट को दे देता है। तो ऑडिटर बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएगा, वो कहेगा साहब ऐसे ही होता है, इंटरमीडिएरीज ही दिला पाते हैं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरेंगे तो हमको तो मिलता ही नहीं है, हमने बहुत करके देख लिया। तो ऑडिटर के पास कुछ है ही नहीं बोलने को। तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है ना। या फिर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के टैक्स हेवन कंट्रीज में होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के अलग अलग एंटिटीज़ के थ्रू रूट करके कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो मैनेजमेंट को पता है कि मैं फ्रॉड करूंगी, ऑडिटर पकड़ तो पाएगा नहीं, तो मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना। और किस किस वजह से अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है मैनेजमेंट को कि भैया कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, एक सिंगल पर्सन सारा कुछ संभाल रहा है, या फिर TCWG की ओवरसाइट इनइफेक्टिव है, या फिर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पता ही नहीं चलता कि भैया किन लोगों का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, पता ही नहीं लगता किससे ऑथराइजेशन लेनी है किससे नहीं लेनी है, कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन चल रही है, बहुत ज़्यादा ग्रुप कंपनीज इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स है। तो जबरदस्ती ट्रांजैक्शन को पहले इससे फिर उससे फिर उससे फिर उससे रूट कराया जा रहा है एंटिटी से, अब ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैनेजमेंट को। सीनियर मैनेजमेंट आपकी बार बार छोड़ के जा रही है, लीगल काउंसिल आपकी बार बार छोड़ के जा रही है। क्यों छोड़ के जा रही है? कुछ पंगे वाला काम कर रहे होगे तभी तो छोड़ के जा रही है, लेकिन ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उनकी पॉलिसीज इस तरह की, सीनियर मैनेजमेंट नहीं आती है, वो पॉलिसीज समझती है इतने टाइम में, इतने में वो छोड़ के चली जाती है, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही। इंटरनल कंट्रोल्स बहुत डेफिशिएंट है, तो मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भैया कंट्रोल्स की कोई मॉनिटरिंग करता तो है नहीं, मैं किसी के भी सिस्टम में पासवर्ड कुछ भी डालूं वो खुल जाता है, कोई भी एंट्री मारूं वो हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है कंट्रोल्स की।
लोग बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, या फिर जो आपका स्टाफ है अकाउंटिंग का, इंटरनल ऑडिट का, वो इनफेक्टिव है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट को कि भैया स्टाफ इनफेक्टिव है, उसको कुछ आता है नहीं, मैं उसको कुछ भी बोलूँगा कुछ भी कर देगा, है ना। या फिर आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम ही इनफेक्टिव है, तो मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं कंप्यूटर में कुछ भी करूँगी वो एंट्री डल जाएगी, तो मैं फ्रॉड कर सकती हूँ, मैनेजमेंट फ्रॉड कर देती है। बात समझ में आई। हमने बायजू की कहानी से सुना कि भाई कैसे कैसे प्रेशर्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी हमने 4 तरह के देखी, क्या तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स खराब है, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, मॉनिटरिंग इनफेक्टिव है, या फिर नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और एंटिटी के ऑपरेशन ही आपके इस तरह के हैं कि मैनेजमेंट को दिखता है कि भैया मैं फ्रॉड कर भी दूंगी तो ऑडिटर कहाँ ही पकड़ पाएगा। समझ में आ रही बात। फिर एटीट्यूड, किस किस कारण की वजह से फ्रॉड करता है? पुअर, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऑडिटर देख रहा है कि भाई बहुत ही खराब है, बैक वेंचर वाला एटीट्यूड है, मैनेजमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशन के वायलेशन के केसेस हैं, फ्रॉड, बहुत बार फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा मैनेजमेंट में, यानी कि मैनेजमेंट सीधा तो है नहीं, मतलब सीधी सीधी मैनेजमेंट तो है नहीं, राम राज्य तो नहीं चल रहा यहाँ पे, फ्रॉड या मैनेजमेंट है। इन अप्रोप्रिएट मीन्स को बार बार यूज़ करती है ताकि वो अपनी रिपोर्टेड अर्निंग्स को कम कर सके, ताकि टैक्स कम देना पड़े। उनके यहाँ डिस्प्यूट चलता रहता है। डिस्प्यूट कब होगा? जब एक बंदा कोई सही बात कह रहा होगा, एक बंदा अपने फ़ायदे की बात कह रहा होगा, और फिर वो कहेगा कि नहीं भाई तेरा फ़ायदा क्यों होना चाहिए। आपस में डिस्प्यूट तभी तो होगा, एक बंदा लालच कर रहा होगा, है ना। तो इस तरह का एटीट्यूड समझ में आता है मैनेजमेंट का, तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो चल रही है। फिर मैनेजमेंट जस्टिफाई करती है इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग को मटीरियलिटी के बेसिस पे कि साहब 50,000 की तो है, कोई नहीं, मटीरियल भी नहीं, आप छोड़ दो ना, इसको क्यों चेक कर रहे हो साहब, 10,000 की तो आइटम है, इसमें आप क्यों मत्था मार रहे हो, आप बड़ी आइटम्स को चेक करो। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही इस तरह का है ना। या फिर मैनेजमेंट पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई फर्क ही नहीं समझती, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उससे कंपनी क्रेडिट कार्ड से बिल भर दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कंपनी क्रेडिट कार्ड से बिल भर दे रहे हैं। तो ये सब क्या कर रही है मैनेजमेंट? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, कंपनी की एसेट और अपनी एसेट के बीच में कोई फर्क ही नहीं समझ रही, है ना। तो ये सब क्या है? एटीट्यूड। अगर इस तरह का एटीट्यूड है तो ऑडिटर को इंडिकेशंस मिलती है कि भैया कंपनी में हो सकता है कि फ्रॉड हो, क्योंकि इस तरह का आदमी तो फ्रॉड ही करेगा, काम तो करेगा नहीं। या फिर ऑडिटर को दिखता है कि सडनली कंपनी के मैनेजमेंट मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है। मतलब सर, मतलब कि बार बार झगड़े कर रही है, अनरीजनेबल डिमांड कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, फालतू की लोगों से मिलने नहीं दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर है उसका। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता। क्या पर्सनल एक्सपीरियंस? काम कर लो अपना, जितने बात है। बात समझ में आ गई? देखो, फ्रॉड मैंने तुम्हें समझाया था कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरह से वजह से होता है और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की वजह से होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हमने कुछ एग्जांपल देखे कि भाई प्रेशर कब कब होता है मैनेजमेंट पे, अपॉर्चुनिटी कब कब होती है, और एटीट्यूड कब कब होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भैया फ्रॉड हुआ होगा। अब हम यही मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के देखेंगे कि भैया किस तरह का प्रेशर, अपॉर्चुनिटी या एटीट्यूड के एग्जाम्पल जिससे ऑडिटर को पता लगता है कि भैया फ्रॉड हुआ होगा या फ्रॉड होने के चांसेस हैं। यहाँ पे सस्पेक्ट करता है या डिटेक्ट करता है। बात समझ में आई? तो मैं तुम्हें जो कहानी सुना रहा था ना उस टाइम, मैं तुम्हें कहता कि भाई मैंने 2 फ्रॉड देखे थे अपने टाइम में। एक तो मैंने बाइजू का, तो मैंने उसकी कहानी तुम्हें सुनाई, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था इस फ्रॉड का। उसमें क्या था कि एक बड़ा बिजनेसमैन था, हीरे जवाहरात का उसका काम था, उसके बहुत सारे शोरूम्स थे। तो एक शोरूम में बहुत गड़बड़ी चल रही थी, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन मैच ही नहीं हो रही थी, और मैनेजमेंट ने उससे पहले कभी कोई रिकन्सिलेशन कुछ करा नहीं। उसमें एक लड़का था जो स्टोर का मैनेजर था, और जो स्टोर का मालिक था ना, यानी कि जो एक्चुअल ओनर था कंपनी का, हमने उससे बातचीत करके देखी। कह रहा साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस लड़के को मैंने सड़क से उठाया था। एक दिन ये सड़क पर बैठा रो रहा था, ठीक है, फटे पुराने कपड़ों में, और मैं गाड़ी से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई क्या हो गया, बच्चा क्यों रो रहा। तो मैंने इसको अपने पास बुलाया, इससे पूछा, तो उस बच्चे ने मेरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि साहब घर पे माँ का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है, पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं सड़क पर बैठ के रो रहा हूँ, सुबह से भीख भी नहीं मिली है, क्या करें, कुछ नहीं, पढ़ाई करी थी, पढ़ाई करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने बहुत दुख सुनाया साहब, मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा अच्छा आदमी है, अच्छा बच्चा है, इसको मौका मिलना चाहिए, किस्मत ने इसको मौका नहीं दिया, हम इसको मौका देंगे।
तो मैं उसको अपने शोरूम पे लेके आया था साहब। ये स्टोर का ओनर, कंपनी का ओनर मुझसे बोल रहा कि साहब मैं उसको लेके आया, मैंने उसको स्टोर का मैनेजर बनाया कि भाई तू इन सब की चीज़ों की देख रेख कर, सेल्स कर, बढ़िया स्टोर है, बढ़िया सामान बिकता है। और हीरे जवाहरात का काम था उसका, तो कह रहा जितना हीरा बिकेगा 1% तेरा। साहब मैंने उसको काम वाम सिखाया, उसको स्टोर पे मैनेजर रखा और कोई दिक्कत नहीं करी, लेकिन फिर भी उस आदमी ने ना फ्रॉड करा मेरे साथ, उसने मेरे हीरे जवाहरात चुराए। तो बताओ क्या करें। मैं कहा अच्छा। तो भाई मैं उस लड़के से बात करने गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया। मैंने तो वो तो बहुत कहानियाँ सुना रहे कि तू पहले बहुत गरीब था, तेरी मदद की, तो भले आदमी के साथ तूने फ्रॉड किया, एसेट चुराए उनके, हीरे चुरा लिए उनके। कह रहा साहब कहाँ का भला आदमी। हाँ सही बात है कि मैं सड़क पे था, मैं रो रहा था, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जब से लेकिन मैं कंपनी में आया हूँ मेरे को लगा ना बहुत भला आदमी है, नहीं है भला आदमी। रोज आके मेरे को इतना सुनाता, रोज आके मेरे को इतना सुनाता, अपनी बीवी से पिट के आता, उसका गुस्सा मेरे पे उतारता है। हर रोज मेरे को ताने सुनने को मिलते हैं, इतना घटिया आदमी है ना, नीच गिरा हुआ। हर रोज मेरे को ताने सुनने को मिलते हैं कि तेरे को निकाल दूंगा, तेरा ले ऑफ कर दूंगा, तेरे को प्रमोशन नहीं दूंगा, तेरे को कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, सैलरी नहीं मिलेगी इस हफ्ते की, इस महीने की। रोज मैं ये सुनता हूँ, रोज मैं ये सुनता हूँ। तो भाई मेरे को लगा कि न निकालना ही है तो मैं थोड़ा पैसा वैसा बना लूँ, कुछ चीज़ें चुरा लूँ, बार बार थोड़ी किस्मत मौका देती है। मैं कहा ये सही है। तो देखो आदमी फ्रॉड क्यों करेगा, उस पर किस तरह का प्रेशर होता है, उस पर अपनी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का प्रेशर होता है। ये हम बात कर रहे हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में कि किन किन चीज़ों को देख के ऑडिटर को लगता है कि भाई यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि भाई यहाँ पर फ्रॉड हुआ होगा या होने के चांसेस। आदमी की पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर एम्प्लॉयर के साथ एडवर्स रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर उसको बार बार इस तरह की धमकियाँ देते हैं कि भाई मैं ले ऑफ कर दूंगा, कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, प्रमोशन नहीं करूंगा। इस तरह के प्रेशर्स की वजह से एम्प्लॉइज फ्रॉड करते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल एडवर्स रिलेशनशिप का कि उसको बार बार ऐसा धमकी दी जाती है कि भैया ले ऑफ कर देंगे, या फिर उसके कॉम्पनसेशन या बेनिफिट में चेंज करते हैं, उसकी सैलरी कम करते हैं, या फिर प्रमोशन उसका हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, जितना उसको होना चाहिए था या जितना उसको लगता था कि मेरा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। इस वजह की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आदमी फ्रॉड करता है कि भैया मैं कुछ चुरा लेता हूँ, कल को मैं छोड़ ही दूंगा ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ये निकाल ही देगा मेरे को, तो मैं जितना हाथ में आ रहा उतना तो लूँ, भागते चोर की लंगोटी सही। तो इन चीज़ों की वजह से आदमी फ्रॉड करता है। इन इंडिकेशंस को देख के ऑडिटर को लग सकता है कि भैया एंटिटी में फ्रॉड हुआ होगा। ये तो रही प्रेशर की बात। अब अपॉर्चुनिटी, अब वो लड़का था, उसको दिख रहा था कि भाई अपॉर्चुनिटी तो है ही, मौका तो है ही, उसको स्टोर मैनेजर बना दिया हीरे के स्टोर का। काउंटर पे बैठता था, अब हीरा तो छोटा सा है, उन्होंने कहा जेब में डाल के ले जाता हूँ, किसको क्या ही पता चलता है। हीरा बिकता था, बहुत ज़्यादा कैश आता था, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए का हीरा बिकता था, तो उसके हाथ में हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रहता था। ठीक है, इन्वेंट्री भी स्मॉल इन साइज थी और हाई इन वैल्यू थी, ऊपर से इजीली कन्वर्टेबल थी। हीरा कहीं पे भी बेचो पैसा मिल जाता। फिर वो मैकबुक वैकबुक रखा था, फिक्स एसेट्स भी स्मॉल इन साइज थी, हाई इन वैल्यू थी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अपॉर्चुनिटीज थी। इन्वेंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कैश होता है तो आदमी को लगता है कि भैया थोड़ा निकाल ले, है ना। इन्वेंट्री छोटी होती है, हाई इन वैल्यू होती है, इजीली टू कैरी होती है या इजीली कन्वर्टेबल होती है, तो आदमी को लगता है कि भैया थोड़ा ले ले, लालच। दूसरी अपॉर्चुनिटी कब दिखती है आदमी को, जब वो देखता है कि भैया कोई इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, सारा उसी के हाथ में, कोई उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है एम्प्लॉयज़ की कि जिसके पास कौन सी एसेट है, क्या है क्या नहीं है, कोई मैंडेटरी वेकेशन पे उनको नहीं भेजा जाता, एंटिटी वाले रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे, कोई ऑथराइजेशन, कोई अप्रूवल नहीं है, कोई फिजिकल सेफगार्ड नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि साहब आप ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, है ना। कोई टाइमली रिकंसिलेशन नहीं होती, उनको पता ही साल के अंत में चला कि भाई इसने चुरा लिया, कोई अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसको दिखता है कि कौन ही पकड़ पाएगा, अगर मैं 4 चीज़ें चुरा भी लूँगा तो किसको पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो आदमी फ्रॉड करता है। या फिर ऑडिटर देखता है कि भाई मैनेजमेंट का एटीट्यूड या एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरह का है। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड इस तरह की भैया क्या ही जरूरत है मॉनिटरिंग की, कोई जरूरत नहीं, कौन चुरा के लेगा, हमारे होते हुए कौन चुरा लेगा, मैनेजमेंट को मतलब ही नहीं है इंटरनल कंट्रोल से, मैनेजमेंट खुद ओवरराइड करते रहते एग्जिस्टिंग कंट्रोल को। या फिर छोटी मोटी चीज़ किसी ने चुरा ली, मैनेजमेंट कह रही कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी चीज़ तो है, 500, 1000, 2000 की चीज़ चुराई है, 4000 की चीज़ चुराई है,
तो भाई जो आज छोटी चीज़ चुरा रहा है वो कल बड़ी भी चुराएगा, है ना। या एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ऑडिटर देखता है कि उनको बहुत डिससेटिस्फैक्शन है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, एंटिटी से या उनके तरफ बिहेवियर से, या फिर एम्प्लॉयज़ का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल रहा है। एम्प्लॉय नई नई गाड़ियों में आ रहा है हर हफ्ते, कैसे आ रहा है, सैलरी से तो नई नई गाड़ियाँ नहीं लेगा, कुछ चुरा रहा होगा, कुछ बाहर बेच रहा होगा, कुछ गलत काम कर रहा होगा तो ही नई नई गाड़ियाँ ले रहा होगा, है ना। या फिर एंटिटी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करके पैसे ले रहा होगा तो ही नई गाड़ियाँ लेगा, अपनी सैलरी तो नहीं ले पाएगा ना। तो ऑडिटर जब ये सब बिहेवियर देखता है, ये सब मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखता है, तो उसको समझ में आता है कि भैया फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं जिससे उसको लगता है कि भैया फ्रॉड हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन में। बात समझ में आई? हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो इधर देखो। अब तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया होगा ना, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल्स पढ़े हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आदमी 3 कारणों की वजह से करता है, कोई प्रेशर हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर उसके एटीट्यूड की वजह से। इनके सबके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। सिमिलरली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट यानी कि एम्प्लॉई कब फ्रॉड करता है, प्रेशर की वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए और होप सो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। पिक्चर्स देख के आप इनको याद भी कर लोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक। देखो मैंने तुमको बताया था कि 3-4 पार्ट हैं इस ऐसे 240 के। सबसे पहला पार्ट था एग्जाम्पल्स का, जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता था, और आई होप कि अब तुम्हें मोस्टली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और सब कुछ ईजी लगता होगा। ठीक है, याद तुम कर लोगे, फोटो वोटो कहानी वानी सब सुना दिए। बेसिक, अब हम बेसिक पे चलते हैं एक बार, और मोस्टली अब बेसिक तुमको आ ही गया है। तुमने जब सारे एग्जाम्पल देख लिए, तो बेसिक में 5-6 टॉपिक्स हैं। एक बारी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि देखो बेसिक में सबसे पहले वो बता रहा है कि एफएफआर क्या होता है, मुआ क्या होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या होता है, ठीक है, कैसे होती है, कैसे करी जाती है, और इसमें एक पार्ट आता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सिमिलरली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता क्या है और कैसे करा जाता है, ये तुम्हारे बेसिक में है। और फिर 2-4 टॉपिक हैं कि भैया फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने को पढ़ने में। देखो ऐसे 240 यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का हमेशा हर ऐसे में एक ही जैसा सेम फैक्ट चिपका देते हैं लोग कि आइडेंटिफाई और असेस करना रिस्क को। इस वाले ऐसे में स्पेसिफिकली कौन से वाले रिस्क, जो फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं। फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, यानी कि फर्दर प्रोसीजर बनाना। फिर फ्रॉड का मतलब क्या होता है, एक इंटेंशनल एक्ट होता है जिसमें यूज ऑफ डिसेप्शन करता है सामने वाला बंदा टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। डिसेप्शन बोले तो धोखाधड़ी, ठीक है। इंटेंशनल एक्ट होता है, जानबूझ के किया गया। फिर मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 तरीके से आ सकती है, फ्रॉड से या एरर से, और दोनों के बीच का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है कि फ्रॉड में तो आपकी नियत ही थी, इंटेंशनल था, आप चाहते ही थे कि किसी के साथ में कुछ करूं और मेरा फायदा हो। एरर में गलती से मिस्टेक हो गई, अनइंटेंशनल। फिर ये बोलता है 2 तरह के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। क्या 2 तरह के होते हैं? फ्रॉड 2 तरह के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एरर की बात हम नहीं कर रहे, क्यों करता है इंसान, प्रेशर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर उसका एटीट्यूड इस तरह का होता है कि वो फ्रॉड कर देता है। फ्रॉडुलेंट, देखो फिर मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ब्लू वाली चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है, पेपर में आने का 2% से भी कम चांस है, इस पे इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रिवीजन वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे। बाकी इसमें बताया कुछ नहीं हो, वही वाली चीज़ें बताई हुई हैं कि प्रेशर की वजह से करता है, अपॉर्चुनिटी की वजह से करता है, या फिर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन की वजह से करता है। ठीक है, तुम एक बार इसको पढ़ लेना, ईजी है, याद मत करने बैठना, कोई मतलब नहीं। हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी कोज्ड बाय द एंटिटीज, कैसे करी जाती है। देखो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स। कौन करता है ये? बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज अर्निंग्स। छोटी छोटी हरकतों से मैनेजमेंट स्टार्ट करती है, और फिर कभी कोई प्रेशर आ जाता है या फिर उसको कोई इंसेंटिव दिखता है कि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसकी वजह से ये हरकतें बढ़ जाती हैं। कैसी सिचुएशंस में? या तो मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रेशर हो, या फिर मैनेजमेंट अपनी मर्जी से ही पोजीशन ले, किस चीज़ के लिए? या तो अर्निंग्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ करे ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े, या फिर अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए ताकि उसको कोई फाइनेंसिंग मिल जाए, चाहे बैंक से चाहे इन्वेस्टर से। बात समझ में आई? इन कारणों की वजह से मैनेजमेंट एफएफआर करती है,
और अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए प्रेशर के। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे अकम्प्लिश की जाती है? पहली बात तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करी जाती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपन करते क्या है, हम प्रेजेंट करते हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को, कि जो भी हुए, मान लो हमने कोई परचेज करी तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं थ्रू एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। हम प्रेजेंट करते हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को, यानी कि इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम प्रेजेंटेशन की जगह मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और एप्लीकेशन की जगह मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं। इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का मिस रिप्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन की जगह मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब हम ये दोनों चीज़ें करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बोलते हैं कि मैनिपुलेट करती हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने के लिए उसको एक चीज़ और करनी पड़ती है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। जो भी बिल थे, जो भी पर्चियाँ थी, उनको झूठी पर्चियाँ उसको लगानी पड़ती है ताकि वो प्रूव कर पाए कि हाँ भैया सही है, छुपा पाए अपने फ्रॉड को। ठीक है, अब एक बात बताओ, अंबानी जी हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। तो अब वो एम्प्लॉयज़ फ्रॉड ना करे, काम सही से चलता रहे, तो अंबानी जी ने कुछ ना कुछ कंट्रोल्स लगाए होंगे। लेकिन अब अगर अंबानी जी की नीयत में ही खोट है, वो चाह रहे हैं कि भैया शेयर होल्डर का पैसा तो आ गया है एंड नाउ उनको फ्रॉड करना है, तो उन्हीं कंट्रोल्स को उनको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो जब भी मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रास्ता अपनाती है तो इसमें ऑफन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है। किस तरह से? झूठी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करके, है ना, जजमेंट्स को चेंज करके, इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस लेके, कोई चीज़ छोड़ के, कोई रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्निशन डिले कर दिया या एडवांसिंग कर दी उसकी, ठीक है, कुछ फैक्ट्स नहीं बताए, ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है ताकि मिस रिप्रेजेंट कर पाए एंड अपने रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दे। इन सब चीज़ों के थ्रू मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व होती है। और ये सब चीज़ें कब होंगी? जब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करेंगे। अगर आज एक कंपनी में किसी एम्प्लॉय को झूठी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर कुछ कंट्रोल लगा हुआ है। मैनेजमेंट अगर करना चाहती है तो फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करेगी, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके उस कंट्रोल को बाईपास करेगी और फिर झूठी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगी। ठीक है यार, अब देखो कहानी वानी तो नहीं सुनाऊंगा, क्लास में जो सुनाते हैं रिवीजन वीडियो है। मैंने वैसे भी तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुना दी है, तो वरना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसको तुम खुद याद कर लेना। अब ये बोलता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या होता है और वो कैसे अकम्प्लिश करी जाती है। सबसे पहली बात तो वो बोल रहा है कि कौन करता है इसको? ऑफन एम्प्लॉयज़ करते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट भी कर लेती है, कई जगह मैनेजमेंट भी चिंदी होती है। कैसे अकम्प्लिश करी जाती है? रिसीट्स को एम्बेजल करके, यानी कि रिसीट चुरा के। फॉर एग्जांपल, एक क्रेडिटर था, अब वो पैसे दे, एक डेटर था, वो पैसे दे नहीं रहा था, तुमने उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया। अब बाद में उससे पैसे मिल गए तुम्हें, तुमने सोचा कि अकाउंट तो राइट ऑफ हो ही चुका है, मैनेजमेंट को क्यों बताना है, कोई नहीं पूछ रहा उससे, तो अपनी जेब में डाल दी। रिसीट एम्बेजल करके, कोई फिजिकल एसेट को चोरी करके, जैसे उस लड़के ने करी थी, है ना। एंटिटी में कोई सामान आया ही नहीं, उसकी पेमेंट तुम करा रहे हो, या फिर एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज में लेके। एक छोटा सा इसकी मेमोरी ट्रिक बताता हूँ कि एक आदमी था, उसको चोरी करनी थी, धीरे धीरे करके उसको बड़ी चोरी करनी थी, उसको भी अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो उसने क्या किया, शुरू किया रिसीट्स चुराने से, थोड़े थोड़े पैसे चुराए, फिर एसेट्स चुराई, फिर होम डिलीवरी ही मंगाने लगा कि भैया टीवी चाहिए मेरे घर पे, मंगा दो, पेमेंट एंटिटी करा रहा था। फिर उसको लगा कि भैया जीवन में गाड़ी भी होनी चाहिए, तो उसने गाड़ी ली, कंपनी की बिल्डिंग ही गिरवी रखवा दी। तो यूजिंग एंटिटीज एसेट्स एज कोलेटरल, इन सब चीज़ों से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करी जा सकती है। ठीक है, कैसे होती है? ऑफन मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू और झूठे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ताकि वो फ्रॉड छुपाया जा सके। ऑडिटर कुछ शक हो सकता है, खुशबू आ सकती है कि भैया यहाँ पर कोई फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो कोई लीगल डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता है कि फ्रॉड एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ में आई? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंट एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड की? रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की हमेशा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस रखना चाहिए किस चीज़ पे? फ्रॉड प्रिवेंशन पे एंड फ्रॉड डिटरेंस पे। डिटरेंस बोले तो कि ऐसा बिहेवियर डिस्करेज करना, उसको पनिश करना, या फिर उसको
निकाल देना, ताकि बाकी लोग डिस्करेज हों कि भैया मैं तो फ्रॉड नहीं करूँगा, सज़ा ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, थ्रू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना, तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वो तुम्हारे स्टडी मैट में 1.5 पेज का दे रखा। अब तुम कहाँ 1.5 पेज याद करने बैठोगे और कैसे करोगे, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने स्टडी मैट में, अपनी बुक में, उसी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया कि भैया पहले पैराग्राफ में रीजनेबल एश्योरेंस की बात कर रहा है, दूसरे में ये इस टॉपिक की बात कर रहा है, हायर डिटेक्शन रिस्क इन केस ऑफ फ्रॉड, तीसरे में अकाउंटिंग एस्टिमेट की, चौथे में मैनेजमेंट फ्रॉड वर्सेस एम्प्लॉय फ्रॉड। अब तुम ये 4-5 हेडिंग्स अपने दिमाग में याद रखोगे ना, तुमको याद आ जाएगा कि भैया इसमें ये चीज़ लिखनी है, उसमें वो चीज़ लिखनी है। सही है, तो इस तरह से अपन बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे में तोड़ देते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस चीज़ के बारे में? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस ही ले सकता है, 100% नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, है ना। दूसरी बात, वो बोलता है कि भैया डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा होता है फ्रॉड के केस में। डिटेक्शन रिस्क बोले तो कि ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाएगा कि भैया गलती है, जबकि गलती थी पर ऑडिटर पकड़ नहीं पाया। तो फ्रॉड के केस में डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड अगर किसी ने किया है तो वो सोच समझ के किया होगा, छुपाने की कोशिश करी होगी। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉम एरर, क्योंकि फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन्ड टू कंसील इट, छुपाने के लिए, सच एज फोर्जरी, डेलिब्रेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। और ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है पकड़ना जब कोल्यूजन करा हो एम्प्लॉयज़ ने। ऑडिटर फ्रॉड को पकड़ पाएगा या नहीं पाएगा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि जो क्रिमिनल था उसकी स्किल कितनी थी, कितनी बार उसने फ्रॉड किया है, कितने लोग आपस में मिले हुए हैं, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, या फिर कितनी सीनियर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। अगर ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट होगी तो उसके पास बहुत अथॉरिटी होती है, उसको हर एक चीज़ का पता होता है, तो उसने उसी हिसाब से चीज़ों को छुपाया भी होगा, तो चांसेस है कि फ्रॉड नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जब इन्वॉल्व होते हैं ना, डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए कि भैया ये कहना कि ये फ्रॉड है। मैनेजमेंट को पता है कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन मैं ऐसा लिख रही हूँ, पर ऑडिटर बहुत बोल नहीं पाएगा क्योंकि एस्टिमेट्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी इंसान की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है मैनेजमेंट फ्रॉड वर्सेस एम्प्लॉय फ्रॉड। तुम खुद ही बताओ कौन सा मुश्किल हो? मैनेजमेंट फ्रॉड ज़्यादा पकड़ना मुश्किल होगा ना। देखो, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर एम्प्लॉय फ्रॉड। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकती है और ओवरराइड कर सकती है। एम्प्लॉयज़ के पास इतनी अथॉरिटी थोड़ी होती है। तो लास्ट में वो क्या बोलता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए, ताकि कोई भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो उसको पता चल सके, और ऑडिट प्रोसीजर का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उससे पता तो नहीं चल रहा कि, वो बोलता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स एरर को पकड़ने में कामयाब है, कई बार वो फ्रॉड को पकड़ने में इतने कामयाब नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना चाहिए। सही है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़े ना, कि थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, या फिर TCWG ने बोला कि भैया तेरे को बहुत ज़्यादा बोनस देंगे अगर तू इतना प्रॉफिट लाएगा। अब वो प्रॉफिट टारगेट अनरियलिस्टिक है, लेकिन अब उसके मन में लालच है, तो वो कैसे ना कैसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को घुमा के लाने की कोशिश करेगा। या फिर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ही नहीं है। बात समझ में आई? ये अपने बेसिक के टॉपिक थे। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी? फिर अपन ने एग्जाम्पल्स तो पढ़ ही लिए, आगे क्या है? देखो आगे है, वाई इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बाय ऑडिटर इज नेसेसरी। पहले तो ये बोलते हैं कि भैया ऑडिटर को इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या एक या एक से ज़्यादा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, जिससे कि पता लगे कि फ्रॉड हो सकता है एंटिटी में, हो सकता है कि फ्रॉड एग्जिस्ट करता हो। दूसरी बात, वो बोलता है कि फ्रॉड को ना यूजुअली छुपाया जाता है, इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस में लगाना, भैया ये वाला होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि फ्रॉड होगा ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे। वो खुद देख के बताएगा कि भैया ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस एंटिटी में ज़्यादा मायने रखता है और ये वाला उस एंटिटी में ज़्यादा मायने रखता है।
ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भैया एक पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट करी होगी ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है, चाहे उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा भी रहा हो, अनलेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हर एक बात पे शक करो। जब तक तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है अदरवाइज बिलीव करने का, तब तक तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन ही मानोगे। बात समझ में आई? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भैया कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो तुम फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे। और कोई भी इनकन्सिस्टेंसीज तुम्हें मिलती है कि एक डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो तुम उसको भी इन्वेस्टिगेट करोगे। एंगेजमेंट टीम के साथ क्या डिस्कशन करोगे कि कहाँ और किस तरह से फ्रॉड हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ एंड वेयर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ससेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट की किस किस एरियाज में गलती हो सकती है और फ्रॉड किस तरह से हो सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग, चाहे तुम कितना भी मानते हो कि भैया मैनेजमेंट TCWG ऑनेस्ट है, लेकिन स्टिल तुम अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ ये सारी बातें डिस्कस करोगे कि कहाँ कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। बात समझ में आई? फिर हम आ गए, बेसिक हो गए हमारे ख़त्म। ये देखो बेसिक तो बहुत इजी थे, 5 मिनट 10 मिनट लगे अपने को बेसिक करने में। एग्जाम्पल्स की कहानियाँ हमने सारी सुन ली, बेसिक अपन ने सारे समझ लिए। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो मेरे को प्लीज़ बता देना, लेकिन या फिर मैं स्पीड कम करूँगा ना तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो तुम मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको स्पीड सही लग रही है कि नहीं। रिवीजन वीडियो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ। रिस्क एंड रिस्पॉन्स हमने देख लिया कि फ्रॉड होता कैसे है, कैसे करा जाता है, एग्जाम्पल्स की मैनेजमेंट पे कब कब प्रेशर आता है, लोगों का क्या क्या एटीट्यूड होता है। अब ऑडिटर रिस्क असेस करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स डिज़ाइन करेगा, है ना। अब देखो पढ़ते हैं रिस्क एंड रिस्पॉन्स। कहाँ गया? ये देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर जाएगा और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि उसे पता चल सके कि किन किन एरियाज़ में फ्रॉड होने का ज़्यादा रिस्क है। क्या क्या परफॉर्म करेगा? मैनेजमेंट या अदर्स से इंक्वायरीज करेगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि भैया TCWG जो है वो किस तरह से ओवरसाइट मेंटेन करके रखती है और इंटरनल कंट्रोल्स कितने कामयाब हैं रिस्क को मिटिगेट करने में। फिर इवैल्यूएट करेगा अगर उसको कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप मिली है, यानी कि सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पर परचेज बहुत कम बढ़ी है, तो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है, तो इसको इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रखा मैनेजमेंट ने। और बाकी इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि क्या उसको लग रहा है कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है। अब उसने रिस्क इवैल्यूएट कर लिया, उसको लगता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिस्क है। देखो किस तरह से रिस्पॉन्स डिजाइन करेगा। रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। पहले तो वो देखेगा कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट में रिस्क है, तो उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स, वो जनरल रिस्पॉन्स बनाएगा। 2 ही तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो असर्शन लेवल पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो रिस्क मिलता है उसको, उसके बदले में जनरल रिस्पॉन्स जाता है। असर्शन लेवल पे जो रिस्क है उसको देखने के लिए वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है, ठीक है। डिटरमाइन करेगा कि उसको किस तरह का रिस्पॉन्स देने हैं असेस्ड रिस्क के लिए। अगर फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो वो लोगों को भेजेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर इवैल्यूएट करेगा कि उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको सही से सिलेक्ट कर रखा है और सही से अप्लाई कर रखा है। उनकी जो मेजरमेंट्स हैं, सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स, वो किस हद तक सही हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाला, कि वो किस हद तक सही मेजरमेंट कर रहे हैं। और एक एलिमेंट लाएगा अनप्रिडिक्टेबिलिटी का अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में, कि कभी भी जाके कुछ भी चेक कर रहे हैं। वही वाली बात है कि मैंने खट्टी टॉफी खाई है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैनेजमेंट को पता भी नहीं चलेगा, मैं कुछ भी कर दूंगा कि तो कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर। तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट लाएगा, वो कभी भी कोई भी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जिससे कि मैनेजमेंट को टाइम ना मिले अपनी गलती को छुपाने का, सही है। और अगर असर्शन लेवल पे जो रिस्क है उसके लिए वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बनाता है। देखो असर्शन लेवल अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहली बात तो आप बेसिक की वीडियो देख लीजिए, बेसिक की वीडियो इसी चैनल पर डली हुई है। असर्शंस क्या होती हैं कि हमें लग रहा है कि भैया सेल्स को इन्फ्लेट कर दिया
यानी कि सेल्स की एक्यूरेसी सही नहीं है अमाउंट की, या फिर असेट्स झूठी दिखा रखी है, इनके पास ओनरशिप नहीं है, राइट्स नहीं है, तो इस तरह की होती है असर्शंस। एसेट के लिए 4 होती हैं, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस, ये सारी सिमिलरली P&L के आइटम्स के लिए होती है। तो अगर उसे लगता है कि किसी एक असर्शन में पर्टिकुलरली रिस्क ज़्यादा है तो वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेस डिटरमाइन करेगा। द ऑडिटर शैल डिजाइन and perform further audit procedure responses to the assessed risk at the assertion level। क्या करेगा ऑडिटर? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट चेंज करेगा ताकि उसको ज़्यादा रेलिवेंट, ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस मिल सके। फॉर एग्जांपल, उसको लगता है कि मैनेजमेंट जो है उसको कोई टारगेट मीट करना है अर्निंग्स के लिए, अर्निंग्स को लेके, तो मैनेजमेंट ने हो सकता है कि सेल्स को इन्फ्लेट करी हो, तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लेगा। अब सुनो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेगा ना तो उससे उसको एक्यूरेसी का पता चलेगा, लेकिन कंप्लीटनेस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा कि भैया इतने ही बिल थे, वो सिर्फ ये पता चलेगा कि इतने का सामान गया इस कस्टमर के पास। समझ में आ रही है? इसीलिए हर एक असर्शन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बनाया जाता है, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है। सेल्स एग्रीमेंट्स की डिटेल ले लेगा, राइट्स ऑफ रिटर्न देख लेगा कि ऐसा तो नहीं कि उसके पास राइट ऑफ रिटर्न है और मैनेजमेंट ने अभी से ही बिना वो टाइम पीरियड लैप्स हुए सेल्स में डाल दिया है, सेल्स को इन्फ्लेट करने के चक्कर में। और नॉन फाइनेंशियल लोगों से इंक्वायरीज कर लेगा कि भैया तुम्हें पता है कि किस तरह से सेल करते हैं, कुछ बताओ उनके बारे में। फिर आता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हमने 2 तरह के रिस्पॉन्सेज पढ़े। अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर रिस्क है तो उस पर किस तरह के रिस्पॉन्सेज देगा। असर्शन लेवल पर रिस्क है तो उसका एक एग्जांपल हमने बताया कि उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स देगा। अब उसको लग रहा है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हुआ है तो वो क्या करेगा। देखो, पहले तो वो ज्ञान बांट रहा है कि मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में होती है फ्रॉड करने के बाय ओवरराइडिंग द कंट्रोल, इसीलिए ये रिस्क तो सारी एंटिटीज में प्रेजेंट होता है और ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट का बाजा बजा देगा। बाजा बजा देगा तो मतलब मेमोरी टेक्निक है बाजा बजा देना, यानी कि देखो वो देखेगा कि जो जनरल एंट्रीज हैं वो अप्रोप्रिएट तो है ना, ठीक है, एडजस्टमेंट्स मैनेजमेंट ने सही तो कर रखी है ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहीं बायस्ड तरीके से तो नहीं ले रखे, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और जो अनयूजुअल है, उनके पीछे का बिजनेस रैशनल क्या है, उनके पीछे का सेंस क्या है, जबरदस्ती की ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रखी, जबरदस्ती के इंटरमीडिएरीज तो इन्वॉल्व नहीं कर रखे, तो भी बोले तो बिजनेस रैशनल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एडजस्टमेंट्स एंड जनरल एंट्री, यानी कि बाजा बजा देगा। इन ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिटर देखेगा कि कहीं मैनेजमेंट ने ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स तो नहीं किया हुआ, कितना रिस्क है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है, और फिर डिटरमाइन करेगा क्या इनके अलावा भी उसको कोई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत है। अब हमने पढ़ा कि ऑडिटर ने रिस्क देखा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके रिस्पॉन्सेज ड्राफ्ट किए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किए। अब जब उसने इंक्वायरी करी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, तो उसको क्या मिलेगा? एविडेंस। तो अब वो एविडेंस को इवैल्यूएट करेगा। 3 चीज़ें हैं एविडेंस में कि वो देखेगा जो भी उसने एनालिटिकल प्रोसीजर्स किए थे क्या उससे उसको कोई अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क मिला जो उसने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि भैया यहाँ पर तो रिस्क हो सकते हैं। क्या कोई रिस्क मिला? ठीक है, क्या वो रिस्क फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है? अगर कर रहा है तो देखो कि जो मैनेजमेंट ने बाकी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं वो कितने रिलायबल। अगर एक आदमी झूठ बोल रहा है एक बार तो यानी कि वो पहले भी उसने झूठ बोला होगा, हो सकता है कि उसने बाकी चीज़ें भी आपको झूठी बताई हो, है ना, तो मैनेजमेंट के बाकी रिप्रेजेंटेशन पे भी शक होने लगेगा कि मैनेजमेंट ने इसमें झूठ बोला तो दूसरे में भी बोला होगा। तो आप देखोगे कि अगर वो रिस्क, अगर वो एविडेंस फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है तो मैनेजमेंट की बाकी बातों पे कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं किया जाए। अब ऑडिटर ने इवैल्यूएट करा, उसको मिला एक मिस स्टेटमेंट। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज अ मिस स्टेटमेंट रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड दैट मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, जिस फ्रॉड में मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो ऑडिटर क्या करेगा? अपने रिस्क को रीअसेस करेगा। पहले उसने सोचा था कि भैया 10% है, अब उसे पता चल गया कि भैया फ्रॉड तो कर रखा है और इसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो यानी कि एक जगह तो करा नहीं होगा, हो सकता है और भी जगह कराओ।
तो एंटिटी के असेसमेंट ऑफ रिस्क को री इवैल्यूएट करेगा कि 10% है कि 50% है। ठीक है, अपने ऑडिट प्रोसीजर पे उसका इम्पैक्ट देखेगा कि मेरे को और किस तरह के प्रोसीजर करने चाहिए, देखेगा कि कहीं सर्कमस्टांसेस इस तरह के तो नहीं कि इशारा कर रहे हो कि भैया कोल्यूजन क्या है, उसके साथ भी मिली हुई है, उसके साथ भी मिली हुई है, तो यानी कि उन डिपार्टमेंट्स में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। अगर ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाता है कि मिस स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉड की वजह से है कि एरर की वजह से है, तो वो देखेगा कि मेरे को अपनी ऑडिट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे, ऑडिट ओपिनियन पे इसका क्या इम्प्लीकेशन डालना चाहिए। हो सकता है कि ऑडिटर बोले कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आगे ऑडिट। देखो, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड द ऑडिटर एनकाउंटर्स exceptional circumstances that brings into the question the auditor's ability to continue performing the engagement। अब ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो सोचेगा कि मेरी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कि वो एंटिटी को छोड़ के जाएगा तो उसको किस किस को बताना पड़ेगा। रेगुलेटर को बताना हो सकता है कि जिसने उसकी अपॉइंटमेंट करी TCWG उनको बताना हो। ठीक है, तो उसकी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिपोर्ट करने की टू द पर्सन हु हैव मेड द अपॉइंटमेंट या फिर टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और कंसिडर करेगा कि क्या मेरा विड्रॉ करना सही रहेगा। अभी ये सोच रहा है, जब इसने डिसाइड कर लिया कि मैं विड्रॉ करूंगा, इफ द ऑडिटर विड्रॉज, तो वो क्या करेगा? TCWG के साथ डिस्कस करेगा कि भैया मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, और जो भी उसकी प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट उसने सोची थी कि किस किस को रिपोर्ट करना है, उनको रिपोर्ट करेगा कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अलोंग विद द रीजंस फॉर विड्रॉल। बात समझ में आई? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेगा कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी थी DIM-IC करने की, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस करने की, इंटरनल कंट्रोल लगाने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी। प्लस वो उनसे कहेगा रिटर्न में लिख के दो कि तुमने मेरे को सब डिस्क्लोज कर दिया है, जो भी तुमने रिस्क की असेसमेंट करी थी वो मेरे को लिख के दो, तुमने मेरे को बता दी है। अगर तुम्हें पता था कि भाई कोई फ्रॉड है या फिर फ्रॉड हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी भी पता थी, तो वो भी तुमने मेरे को बता दी है, मेरे को लिख के दे दो। और अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था कि भैया कंपनी में इस फलाने आदमी ने फ्रॉड किया है और तुम्हें पता था, तो तुमने मेरे को बता दिया है, ये भी मेरे को लिख के दे दो। कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को तीनों चीज़ें डिस्क्लोज कर दी हैं, ये वो लिखवा के ले लेगा। उनके रिस्क का असेसमेंट, उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड या फिर कोई एलिगेशन, यानी कि विस्टल ब्लोअर पॉलिसी। ठीक है, कम्युनिकेशंस टू मैनेजमेंट एंड विद TCWG। अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम्युनिकेट करे टाइमली बेसिस पे मैनेजमेंट के साथ। अगर उसे लगता है कि मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है तो वो TCWG को इन्वॉल्व करे, कम्युनिकेट दिस मैटर टू TCWG ऑन अ टाइमली बेसिस। अगर उसे लगता है कि इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, कम्युनिकेट द सस्पिशंस टू TCWG, और वो डिसाइड करे कि अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। एक बारी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है तो वो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे। अनलेस ऑल ऑफ द TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्ट फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट। अगर उसे लगता है कि किसी सीनियर एम्प्लॉय ने, जो कि सिग्निफिकेंट रोल में था, उसने फ्रॉड किया है, तो वो TCWG को टाइमली बेसिस पे बताए। उसे लगता है कि भैया मैनेजमेंट ही पूरी की पूरी मिली हुई है, तो वो ये सारे सस्पिशंस TCWG को बताए और NTE डिसाइड करे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का। ठीक है, अब द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG एनी अदर मैटर रिलेवेंट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है या फिर उसको शक है कि एंटिटी में फ्रॉड हुआ है, तो वो डिटरमाइन करे कि क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटिटी के बाहर किसी को बताने की। देखो, दो चीज़ें आती हैं। एक तो बात ये कि भैया ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है। ठीक है, तो अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ओवरराइड करेगी कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी को। कानून ने अगर बोला है तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को भूल जाओ
और रेगुलेटर को आके बताओ, क्योंकि फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, TCWG ने कोई एक्शन नहीं लिया ऑडिटर के बताने के बाद भी, तो ऑडिटर को ये भी बताना होता है कि भैया ये मिसस्टेटमेंट थी और मैनेजमेंट ने, TCWG ने कोई एक्शन नहीं लिया है। डॉक्यूमेंट किस किस चीज़ का करेगा? वैसे तो बोलते हैं देखो हर एक चीज़ का ही डॉक्यूमेंट करेगा, जब वो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेगा तब से डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगी। रिस्क जो भी असेस करेगा उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, रिस्पॉन्सेज जो भी आए उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जो भी रिस्पॉन्स उसने किए उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। देखो, द ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड द असेसमेंट ऑफ रिस्क। एंटिटी को जो उसने समझा, जो भी रिस्क असेस किया उन सबको डॉक्यूमेंट करेगा। जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन उसने लिए अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करके, और जो भी रिस्क उसको लगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क हो सकते हैं फ्रॉड की वजह से, वो सब वो डॉक्यूमेंट करेगा। फिर वो अपने ओवरऑल रिस्पॉन्सेज डॉक्यूमेंट करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डॉक्यूमेंट करेगा। उन प्रोसीजर को असेस रिस्क के साथ लिंक करके दिखाएगा कि भैया ये फलाना रिस्क था और उसके बदले में मैंने ये प्रोसीजर किया है। ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद रिजल्ट क्या आया उसको डॉक्यूमेंट करेगा। अगर उसने फ्रॉड के रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करी है TCWG को, रेगुलेटर का या किसी और को। ठीक है, ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि जो उसकी प्रिजम्पशन थी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट एप्लीकेबल, उसने डिसाइड कर लिया कि भैया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं एप्लीकेबल है, इस पे रिस्क नहीं है फ्रॉड से रिलेटेड, तो वो उसके रीजंस भी डॉक्यूमेंट करेगा। बात समझ में आई? इसको प्लीज़ स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में तो पूछ ही सकता है। When the auditor has concluded that the presumption that there is a risk of material misstatement due to fraud related to revenue recognition is not applicable in the circumstances of engagement, the auditor shall document the reasons for that conclusion। जब ऑडिटर ने कंक्लूड कर लिया है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नहीं एप्लीकेबल है, तो वो रीजंस भी डॉक्यूमेंट करेगा कि तुम ऐसा किस बेसिस पे कह रहे हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होता है ना, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में ही करा जाता है कि मैं अपनी सेल्स इन्फ्लेट कर दूँ, सेल्स कम कर दूँ ताकि मेरा टैक्स बच जाए या फाइनेंसिंग आ जाए। तो अगर आपने कंक्लूड करा है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड रिस्क नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है, आपने कैसे कंक्लूड किया, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। सारे टॉपिक्स हो गए, ऐसे 240 समझ में आ गया। थोड़ा सा तो लंबा खिंच गया क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा ज्ञान दे रहा था, लेकिन स्टिल आई होप कि आपको बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर हुए होंगे, कहानी समझ में आ गई होगी, मुश्किल चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है समझ में आ गई होगी। अब देखो, पहले हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, फिर अपन ने बेसिक पढ़ा, है ना, फिर अपन ने पढ़ा रिस्क और रिस्पॉन्स के बारे में, और फिर जब वो विड्रॉ करेगा तो किस किस को बताएगा और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेगा, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये 4-5 चीज़ें अपन ने पढ़ी। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुम्हारे डाउट्स का जवाब दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है बच्चों का, जिसमें बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं, मैं उनके डाउट सॉल्व करता हूँ, है ना। तो तुम उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बस मैं तुम्हें ऐड कर लूँगा। बाकी हम फिर अब अपने अगले एस्से पे चलते हैं, विच इज़ एस्से 250, है ना।